हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट की एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती हैं या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती हैं। तो आज आपका पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का सेकंड इस टूर्नामेंट का सेकंड मैच खेला जाना था। पाकिस्तान ऑलरेडी बांग्लादेश के साथ अपनी विजयी रथ पर सवार होकर के पहला मैच जीत चुका था और दूसरा मैच उन्होंने न्यूजीलैंड के साथ खेलना था। सभी लोगों को डाउट थी कि बांग्लादेश के साथ तो जीत सकते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड के साथ क्या होगा। न्यूजीलैंड विल बी द टफ अपोनेंट, न्यूजीलैंड विल बी दिस दैट। बट मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूं कि जब आपकी टीम सिलेक्ट हो जाती है ना, उसके बाद आप अपनी टीम को बैक करिए। और ये रिजल्ट आता है जब आप अपनी टीम को बैक करते हैं। तो what a performance by Team Pakistan. What an incredible knock by Babar Azam. He has once again he has proved that जब बॉल बैट पे टाइमिंग अच्छी होती है तो ये प्लेयर एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, इसके बारे में हम बिल्कुल पूरा एनालिसिस करेंगे। आज के मैच में क्या हुआ, कैसे हुआ। तो सबसे पहले तो टॉस जीता आपके केन विलियमसन कैप्टन ने। केन विलियमसन बहुत समय से T20 के लिए लिहाज के हिसाब से वो उनकी फॉर्म उस तरीके के नहीं नजर आ रही है। इनफैक्ट क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में उनकी वो फॉर्म नहीं लग रही है और ही इज स्ट्रगलिंग बिग टाइम। तो वो टॉस टॉस जीतते हैं। टॉस जीत करके पहले बैटिंग करने का फैसला लेते हैं। बैटिंग करने के जब फैसला लेते हैं तो मार्टिन गप्टिल का उस टीम में नाम नहीं होता है, शायद उन्होंने रेस्ट लिया होगा। और आपके फिन एलन के साथ वो ओपनिंग करवाते हैं, आपके डेवन कॉनवे। तो इन लोगों ने जब शुरुआत की तो शुरुआत इनकी बेहद खराब रही और आपके फिन एलन बहुत जल्दी आउट हो गए। उसके बाद कैप्टन आते हैं केन विलियमसन और डेविन कॉनवे बैटिंग करते हैं। ऑलमोस्ट 11 ओवर तक 77-80 के आसपास टीम न्यूजीलैंड की पहुंच जाती है। दोनों ने अच्छे टाइमिंग के साथ और अच्छे रन रेट के साथ वो खेलते हैं, लेकिन उसके बाद मैच बिल्कुल पलट जाता है जहां पर हरीश रौफ ने और आपके मोहम्मद नवाज ने 2 विकेट लिए और हरीश रौफ ने 3 विकेट लिए। उसके बाद आपके मोहम्मद वसीम जूनियर ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की। इनफैक्ट शादाब खान ने भी 4 ओवर में तकरीबन 20-21 रन दिए। तो सभी ने कलेक्टिव बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया पाकिस्तान की तरफ से और न्यूजीलैंड को वो लोग पुल बैक किए। न्यूजीलैंड वहां पे 147 146 तक ही जा पाई, जहां पर उनको जाना चाहिए था इस पिच के हिसाब से 165 170 तक। ये विनिंग टोटल होती है इस पिच पर, लेकिन वो 147 पे उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया न्यूजीलैंड को। और उनके कप्तान और डेवन कॉनवे के अलावा किसी ने भी कोई भी परफॉर्मेंस नहीं दी और सभी लोग 4 5 10 15 इसी रन पर बना करके वो आउट होते चले गए। मैक आपके इंड में चैपमैन ने कुछ अच्छी इनिंग जरूर खेली, लेकिन वो उतनी नहीं साबित हुई या उतने ज्यादा रन साबित नहीं हुए कि जिसकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर पड़ सके। और पाकिस्तान की यहाँ पर कलेक्टिव जो बॉलिंग यूनिट है ना, वो मुझे बहुत इंप्रेस करती है कि उनके पास सभी इंग्रेडिएंट्स है। वो पेस हो, चाहे स्विंग हो, चाहे आपके स्पिन डिपार्टमेंट हो, सब कुछ है उनके पास। बट जो कैप्टेंसी ब्रेन होती है ना, वो कैप्टेंसी ब्रेन नजर नहीं आती कभी कभी। मैं हमेशा बोलता हूँ बाबर आजम इज अ गुड प्लेयर, बट कैप्टेंसी मटेरियल में उनमें डाउट है। लेकिन जिस दिन वो बॉलिंग यूनिट अच्छी बॉलिंग कर लेती है तो पाकिस्तान वहां पे जीतने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। तो आपके जब पाकिस्तान की सेकंड इनिंग शुरू होती है 147 पे, तो पाकिस्तान की भी इनिंग अच्छी शुरुआत होती है रिजवान की और बाबर आजम के। बाबर आजम स्टार्टिंग में ही जो 4 5 चौके, कड़कदार चौके जो उन्होंने लगाए, व्हाट ए ब्यूटीफुल शॉट वाज। मतलब खूबसूरत लगता है जब इस तरीके की जो बाबर आजम जो आज ये इनिंग खेल रहे हैं ना, इस तरीके की इनिंग कुछ साल पहले केन विलियमसन खेला करते थे। कि मतलब आंखों को बहुत ही प्यारा लगता है जब वो बाउंड्रीज स्कोर होती है, जब वो फ्लिक्स होते हैं, जो वो कवर ड्राइव्स खेले जाते हैं, स्ट्रेट ड्राइव्स खेले जाते हैं, तो बड़ा प्लीजिंग लगता है वो। तो बाबर आजम का ये जो आज ये जो बाबर आजम खेल रहे हैं, ये पहले इसी तरह की इनिंग विराट कोहली, केन विलियमसन से हम देखा करते थे। पाकिस्तान पे ये इस तरीके का प्लेयर मिसिंग था, बट बाबर आजम कहने के बाद से ये मिसिंग जो है वो खत्म हुई है। और उसके बाद रिजवान के रूप में पहला विकेट आउट होता है। मैं उसको बिट अनलकी बोलूंगा। वहां पर डुबियस डिसीजन था अंपायर का। अगर वो उसको नॉट आउट देते तो वो नॉट आउट रहते, क्योंकि उन्होंने रिव्यू भी लिया था एलबीडब्ल्यू के होने के बाद भी। लेकिन वो विकेट को टच हो रहा था, स्टंप को हल्का सा टच कर रहा था, तो वहां पे अंपायर कॉल पर वो गए और अंपायर कॉल डिसीजन था आउट का, तो उसको उनको आउट दिया गया। लेकिन वहां पर वो डुबियस डिसीजन था। मेरे हिसाब से वो नॉट आउट था, क्योंकि बॉल ऐसा लग रहा था कि लेग स्टंप छोड़ करके जा रही है। पता नहीं, लेकिन जो भी अंपायर का डिसीजन वहां पे था उसको मानना पड़ेगा आपको। सुप्रीम कोर्ट तो वही है, सुप्रीम जज वही है।
तो उसके बाद जब रिजवान आउट होते हैं तो सान मसूद आते हैं और टिकनर ने अपने पहली ही बॉल पर, मतलब मेरे ख्याल से दूसरी या तीसरी बॉल सान मसूद खेल रहे थे, उस पर उन्होंने एज करवाया और आसान सा कीपर को कैच मिला और वहां पर पाकिस्तान ऐसा लगा कि फंस सकता है। लेकिन जो काम कंपोजर और कामनेस वहां पर बाबर आजम ने अपने अथॉरिटी शो की, टीम को ये एक संदेश गया कि मैं अभी खड़ा हूं और मैं आज रन स्कोर करूंगा। और सबसे मजेदार बात थी कि बाबर आजम ने जो ये रन्स बनाए वो अच्छे स्ट्राइक रेट से बनाए। उनको ये इस तरीके की ना पिचेस सूट करती है उनके बैटिंग स्टाइल को, जो मैं देखता हूं अपनी नजरों से कि वो सब कॉन्टिनेंट में उस तरीके की इनिंग नहीं खेल पाएंगे जिस तरीके से वो ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड या फिर आपके न्यूजीलैंड की जो पिचें होती है जो तेज होती है ना, जहां पर बॉल आता है आपके पास, तो वहां पर ये बैट्समैन और बड़े बन जाते हैं। सेम हैपेंस विथ विराट कोहली। ये लोग बाहर जाकर के बहुत सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि ये इंजॉय करते हैं। और जो सब कॉन्टिनेंट पिचेस होते हैं ना, वहां पर वैल्यू फॉर द मनी शॉट नहीं होती है। यहां पर लेकिन क्या है, आपको अगर आपकी शॉट अच्छी लगी है ना तो वैल्यू फॉर मनी होती है। तो बाबर आजम ने अपनी हाफ सेंचुरी जो है वो महज 32-33 गेंदों पर आज पूरी की। हमेशा यही उन पे क्वेश्चन लगाया जाता है कि बहुत स्लो खेलते हैं, बहुत स्लो खेलते हैं, बहुत स्लो खेलते हैं। बट यार आपको ये चीज समझ, मैं भी लास्ट में आपको बताऊंगा पाकिस्तान टीम के साथ हुआ क्या है और हो क्या रहा है। तो उस समय फिर आपके बाबर आजम ने ये अथॉरिटी शो की वहां पर। एक अच्छा कूल काम कलेक्टिव हेड होना बहुत जरूरी है पिच पे ऊपर पाकिस्तान को जीतने के लिए। तो वहां पर आपके बाबर आजम वहां पर अथॉरिटी शो करते हैं। लेकिन जब सेकंड विकेट डाउन होती है ना सान मसूद की, वहां पर प्रमोट किया जाता है शादाब खान को। ये वही शादाब खान है जिनको हेल लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म मिल रहा था अभी लास्ट 2-3 डेज की, भाई आप फोटो पे ज्यादा फोकस मत करें, फोटो खिंचवाने पे ज्यादा, परफॉर्मेंस पे करें, प्रैक्टिस पे करें, ये करें वो करें। बट शादाब खान ने आज यहाँ पर बैट और बॉल दोनों से अच्छी जवाब दिया है अपने क्रिटिक्स को कि 4 ओवर में 20-21 रन वहां पर उन्होंने दिए पहले। तो उसके बाद जब बैटिंग करने आए तो महज 20-21 बॉल पर 33-34 रन की पारी खेली और इस सोडी के ऊपर तो कहर बनकर के टूटे। इस सोडी को उन्होंने सेटल ही नहीं होने दिया। जो न्यूजीलैंड की जो बॉलिंग की जो रीढ़ की हड्डी मैं मानता हूं वो इस सोडी है, क्योंकि पेसर उनके पास जबरदस्त है, लुकी फॉर्गसन, टिम साउदी, ट्रेंट बोल्ट, ये तो अपना काम करके चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद जब 4 ओवर, अगला 4 ओवर जो होता है, जो नीसम और सोडी और आपके समटाइम्स सैंटनर होते हैं या समटाइम्स आपके ब्रेसवेल होते हैं, तो ये जब प्लेयर्स आते हैं ना तो वहां पर आपको एक ऐसा बॉलर चाहिए होता है जो रन की गति को भी रोके और विकेट भी ले। तो ये इस सोडी इस रोल पर बहुत ही कारगर साबित होता है। लेकिन आज बाबर आजम और आपके शादाब खान ने इस सोडी के ऊपर बिल्कुल चढ़ करके बॉल बैटिंग किया है। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 12-13 रन, 2 ओवर में 26-26 रन उन्होंने जड़ दिए थे इस सोडी के गेंदों पर। मैं एक बार चेक कर लेता हूं। लेकिन जो इनिंग खेली ना वो इतनी लाजवाब और इतनी खूबसूरत इनिंग थी कि मतलब देखते बना। 2 ओवर 2 बॉल पे 31 रन दिए इस सोडी ने। मतलब सेटल होने का उसको टाइम ही नहीं दिया, सेटल होने का बिल्कुल भी चांस ही नहीं दिया। ये पावर थी और ये अथॉरिटी के साथ पाकिस्तान ने आज 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 ये बैटिंग की है। तो देख करके दिल बहुत खुश हुआ कि यार अपने सब कॉन्टिनेंट की टीमें इतनी अच्छी कर रही हैं बाहर जाने के बाद। स्पेशली लास्ट ईयर बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को उनके घर पर टेस्ट मैच हराया था। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री न्यूजीलैंड ने क्रिएट किया था वो, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री बांग्लादेश ने ये क्रिएट किया था न्यूजीलैंड पे। तो देख करके बहुत खुशी होता है कि भाई अपने एशियन ब्लॉक्स, अपने एशियन कंट्रीज इतनी अच्छी खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं कि हम लोग का ना। देखिए मैं क्रिकेट का फैन हूं, मैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका ये सब नहीं करता। मैं क्रिकेट जो अच्छी होती है ना मैं उसके ऊपर बात करता हूँ। तो बहुत लोग आएंगे बोलेंगे यार आप पाकिस्तान की तारीफ क्यों कर रहे हैं। भाई क्रिकेट जो अच्छी खेल रहा है उसकी तारीफ करना आपको बनता है। आप नहीं कर, मैं क्रिटिसिज्म भी बहुत करता हूं, मैं बाबर आजम के आज भी बोलता हूं कैप्टेंसी में वो बात नहीं है। लेकिन वो सीख रहे हैं धीरे धीरे। और ये इंटरनेशनल क्रिकेट में ना सीखने की जगह नहीं है, यहां पर रेडीमेड प्रोडक्ट्स आते हैं। बहुत ही रेयर प्लेयर्स होते हैं जो यहां पर आकर के कुछ और बन जाते हैं। मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दिया, शोएब मलिक बॉलर के तौर पे आए थे, बैट्समैन बन करके गए, अभी भी खेल रहे, रिटायर नहीं हुए। उसी तरह आपके कैमरून वाइट हो गए और आपके स्टीव स्मिथ हो गए, बॉलर आए थे ये, और बैट्समैन देखिए क्या लाजवाब निकले हैं। तो इस तरीके के जो होते हैं ना कैरेक्टर, वो बहुत कम होते हैं कि भाई जो क्रिकेट में वो सीख करके आते हैं नीचे कुछ और जब इंटरनेशनल क्रिकेट की बात होती है तो कुछ और बन जाते हैं।
तो पाकिस्तान ने यहाँ पर कंप्लीट डोमिनेंस दिखाया, और जब शादाब खान आउट होते हैं तो उसके बाद फिर नवाज को प्रमोट किया जाता है। नवाज भी वहां पर एक दो स्ट्रोक अच्छे लगाते हैं। उसके बाद नवाज को की भी विकेट 17वें ओवर में गिर जाती है, तो वहां पर फिर लगता है कि पाकिस्तान फंस सकता है, जहां पर 3 ओवर में उनको 24 रन चाहिए थे जीतने के लिए। लेकिन बाबर आजम ने अगली ओवर पे आपके टिकनर को पहली गेंद पे 2 रन, दूसरी गेंद पे चौका, तीसरी गेंद पे चौका, तो वहीं पे इनिंग को खत्म कर दिया। टोटल बाबर आजम ने यहाँ पे 70-80 रन, लाजवाब 80 रन बनाए। मतलब लगा कि बॉस आज कोई खेल रहा है और अपनी टीम को के जीतने के लिए खेल रहा है। तो ये इस तरीके की इनिंग ना आपको कंसिस्टेंट परफॉर्म करनी पड़ेगी, तभी आपको वर्ल्ड क्रिकेट रिकॉग्नाइज करेगा। वरना क्या होता है ना कि वन मैच वंडर या फिर वन इनिंग वंडर आप बन करके रह जाते हो। तो ये पाकिस्तान को यहाँ पर धीरे धीरे अपनी गेम को अपलिफ्ट करना पड़ेगा, और उम्मीद करिए, कोशिश करिए कि बाबर आजम, रिजवान के अलावा कोई और मैच विनर निकले बैट से। जैसा कि आज हैदर अली ने भी जब अपना मतलब लास्ट के 3 ओवर बचे थे और जब बैटिंग करने आए तो उन्होंने पहली गेंद पर ही 6 मारा था, जो पुल करके उन्होंने सिक्स मारा। 98 मीटर से 95 मीटर्स के आसपास छक्का गया। वो छक्का देख करके लगता है कि ये सिक्सेस किसी भी ग्राउंड पर लग सकते हैं। शादाब खान ने भी आज जो छक्का मारा इस जोड़ी को 95 मीटर्स का मारा। ग्राउंड बेशक न्यूजीलैंड में छोटे होते हैं, लेकिन जो डिस्टेंस पे सिक्सेस मारे गए हैं वो छोटे नहीं थे। वो 95 98 मीटर्स, कोई कोई सिक्सेस तो मैंने देखा कि बॉस वो स्टेडियम के बाहर जाकर के गिर रही हैं। तो सच वाज अ डोमिनेंस इनिंग्स ऑफ पाकिस्तान। देख करके मजा आया। सीखने के लिए यहाँ पे अभी भी बहुत कुछ है कि आप जब बॉलिंग कर रहे हैं फर्स्ट, तो पूरी टीम को जेलअप होकर के खेलना बहुत जरूरी है। मैं देखिए, पाकिस्तान और इंडिया में आज के डेट में जो फर्क है ना, वो यही फर्क है, क्योंकि इंडियन टीम ना जेलअप होके नहीं खेल पा रही है। 2 मैच ये खेल रहा है, 4 मैच वो खेल रहा है, 3 मैच ये खेल रहा है। लेकिन पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है, कंसिस्टेंटली, चाहे कोई भी पिच हो, चाहे कोई भी मैदान हो, चाहे कोई भी अपोजिशन हो, चाहे कोई भी हो, वो यही 11 को खिला रहे हैं। मतलब 1-2 सफल हो रहे हैं, जैसे हैदर अली को बैठा दिया और खुशदिल को ले लिया, या फिर इफ्तिकार को बैठा दिया और किसी और को प्लेयर को इंडक्ट कर लिया। तो ये चीजें हो रही हैं। या हसनैन को बिठा दिया और मोहम्मद वसीम को खिला लिया, मोहम्मद वसीम को बैठा लिया और हसनैन को खिला लिया। इस तरीके से मैचेस चल रहे हैं। लेकिन जो उनकी बेसिक यूनिट है, वो कोर, जो कोर है बैटिंग का, बॉलिंग का, क्रक्स जो है, वो कॉमन है। लेकिन इंडिया में ये चीज नहीं हो रही है। तो इससे क्या फायदा होता है ना कि जब आपको क्रंच मैचेस आते हैं तो वहां पर आपको पता होता है कि कौन सा बैट्समैन यहां पर अच्छा करेगा, या किसको मेरे को प्रमोट करना है, किसको मेरे को ऊपर भेज देना है। इंडियन टीम के साथ ये चीज नहीं हो रही है। वो यही होता है कि 2 मैच भुवी खेल ले रहे हैं, 2 मैच अर्शदीप खेल लेता है, 2 मैच हर्षल पटेल खेल ले रहे हैं, 2 मैच आपका आवेश खान आके खेल ले रहा है, उमेश यादव खेल ले रहे हैं। तो ये चीजें, उस टीम कॉम्बिनेशन कभी भी आपका अच्छा नहीं बनेगा। देखिए, उमेश अर्शदीप सिंह या फिर आपका दीपक चाहर ये वाले सीरीज में अच्छा खेल रहे हैं, बट जब ये बड़ी टीमों के साथ जाएंगे खेलने, वहां अच्छा करेंगे कि नहीं करेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वो जेलअप नहीं है इस टीम के साथ। क्योंकि यहां पर वो, उनको पता है कि यहां पर जो अदर बॉलर्स है ना, वो उतने हाई फाई नहीं है, तो मेरे को यहां पे लीड करना है। वो लीडर की तरह से खेलते हैं, तो उनका परफॉर्मेंस अच्छा आता है। लेकिन जब वो बड़े टीमों के साथ, मतलब जब रेगुलर इंडियन टीम के साथ खेलने जाते हैं, तो उनको लगता है कि बॉस जो मेन बॉलर्स है वो तो भुवी है, मेन बॉलर्स है वो तो आपके बुमराह है, तो हमारा काम सिर्फ स्टॉक बॉलिंग का। स्टॉक बॉलर मतलब वो होता है जो रन के फ्लो को बचाता है, जो अपना काम 4 ओवर में 20 25 30 रन दिया और चला गया। उसको कोई मतलब नहीं है कितने विकेट मिले, क्या मिले, लेकिन मेरे को रन रेट को कंटेन करना है। ये काम होता है स्टॉक बॉलर का। तो वो ऐसे स्टॉक बॉलर खेलता है। लेकिन यहां पे, जहां पर आपको 2-3 बॉलर जैसे आपके आवेश खान हो गए, आपके मोहम्मद सिराज हो गए, उमेश यादव हो गए, जब ये सब बॉलिंग यूनिट के साथ आप खेलते हो ना, तो आप चढ़ कर खेलते हैं। तब दीपक चाहर, अर्शदीप यादव चढ़ कर खेलते हैं कि भाई मैं ही विकेट टेकिंग बॉलिंग हूं और मेरे को अपना फुल पोटेंशियल पे खेलना है। ये गलती हो रही है इंडियन टीम के साथ। ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा कि बॉस गलतियां कहां पे हो रही है। ये गलती होती है, लेकिन पाकिस्तान इस चीज को नहीं कर रहा है। पाकिस्तान क्या करता है, अपनी जो कोर टीम है उसको ही खिला रहे जा रहा है, ताकि बैलेंस बना रहे, टीम एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बने रहे, और उनको पता हो कि बॉस कौन से जगह पे कौन प्लेयर सूट कर सकता है मेरे को। शादाब खान का जो बैटिंग वाइज जो परफॉर्मेंस आ रही है, वो तो मैंने पीएसएल में ही देख के बता दिया था कि बॉस ये जो प्लेयर है, इसको आप 4-5 नंबर पे भेजिए, 3 नंबर पे कभी कभी पिंच हिटर के तौर पे भेजिए, या 4 पे भेज लीजिए, तो ये आपको ज्यादा कारगर साबित होगा, रादर आपके इफ्तिकार हो गए, खुशदिल हो गए, इन लोगों से। क्योंकि उनको देखिए, उनको रोल ही डिफाइंड नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूं, रोल्स अगर डिफाइंड होना आपको कि आपको क्या करना है, तो आपका जो खेलने का तरीका है ना, वो चेंज हो जाएगा।
अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ऋषभ पंत को पता ही नहीं कि उसका रोल क्या है। जब वो टीम में खेलते हैं तो वो सोचते हैं कि मैं ऐसे बैट्समैन हूं, तो बैट्समैन की तरह खेलते हैं कि बॉस 3 विकेट गिर गए हैं तो मेरे को अब संभल के खेलना है। लेकिन बॉस आपका काम वहां पर बैट्समैन की तरह नहीं खेलना है, आपको काम है 5वें 6वें पर आप आओ और वहां से मैच फिनिश करो। तो इसीलिए दिनेश कार्तिक का जो रोल है वो डिफाइंड है कि वो 6-7 नंबर पे ही बैटिंग करेंगे और हमको एक लास्ट में जहां पे हिटिंग की जरूरत होती है वहां पर वो दिनेश कार्तिक कारगर साबित होंगे। तो जब रोल डिफाइंड है आपका परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इनहांस होगा। भाई सिंपल चीज है ना यार, जब आप किसी कंपनी में नौकरी करते हैं तो आपका मार्केटिंग का काम है, तो आपका रोल डिफाइंड है कि मार्केटिंग का काम आपको करना है, तो आप उसी टाइम उसी पे काम करोगे। अब आपको ये बोल देगा कि आप मार्केटिंग भी हो प्लस आप ऑफिस एग्जीक्यूटिव भी हो, तो आप ऑफिस एग्जीक्यूटिव का भी ना काम अच्छा से कर पाओगे और ना मार्केटिंग का काम अच्छा से कर पाओगे। तो ये चीजें हर जगह, हर जीवन के हर पड़ाव में ये चीज आपको चाहिए कि आपका रोल क्या है। जैसे कोहली को पता है कि मेरा रोल क्या है मेरे को इनिंग बिल्ड करना है और सामने वाले प्लेयर्स को खिलवाना है, उसको बेस्ट उसका निकाल कर देना है। अगर मैं वहां पे खड़ा हूं तो मैं उसका बेस्ट पोटेंशियल निकलवाऊंगा। तो सूर्य कुमार जब कोहली के साथ बैटिंग करता है तो उसका परफॉर्मेंस देखिए, बड़े दिल का खेलता है वो सूर्य कुमार यादव। अगर कोहली सामने नहीं है तो फिर सूर्य कुमार यादव का उतना इंपैक्ट नहीं आता है। सेम हैपेंस विथ केएल राहुल, सेम हैपेंस विथ रोहित शर्मा। इन लोगों का सबका रोल डिफाइंड है यार। आप ये चाहोगे कि हार्दिक पांड्या का जो बैट जो 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 पोटेंशियल है, अब उसको आप एज ए बैट्समैन बना के खेलोगे कि बस आपको 100 का स्ट्राइक रेट खेलना है T20 से, वो नहीं खेल पाएगा यार। सबका रोल डिफाइंड होना चाहिए कि मेरा क्या रोल है इस टीम में। अक्षर पटेल को पता है होना चाहिए कि मेरा क्या रोल है, कि भाई मेरे को 4 ओवर बेहतरीन निकाल के देने हैं, विकेट निकालना है मुझे, मेरा काम विकेट निकाल। अगर स्टॉक बॉलर बनना है तो आर अश्विन उसके लिए बेस्ट है। आर अश्विन से हम विकेट नहीं मिलता है T20 में उनको, लेकिन रन कम देते हैं, इसीलिए वो स्टॉक बॉलर के मैं हैसियत से देखता हूं। लेकिन आपको कुलदीप यादव हो गया, युजवेंद्र चहल हो गया, इन लोगों को टीम में क्यों लिया गया? क्योंकि दे आर द विकेट टेकिंग ऑप्शंस। वो 4 ओवर में 50 रन जरूर देंगे लेकिन 4 विकेट भी आउट करके देंगे आपको। आपके रविंद्र जडेजा और आपके अश्विन, ये लोग विकेट नहीं ले रहे थे 2013, 15, 16, 17 के टाइम पे। उसके बाद इनको ड्रॉप किया गया और कुलदीप और युजवेंद्र चहल को लाया गया कि बॉस ये लोग विकेट टेकिंग के लिए जाते हैं, रन्स भले उस प्रोसेस में खर्च हो जाए लेकिन हमें विकेट चाहिए। तो ये चीज समझना होगा। तो आज मोहम्मद नवाज ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की, लास्ट में भले उनकी पिटाई हो गई 4 ओवर में 44 रन देख करके वो लग नहीं रहा होगा, लेकिन जो वो बॉलिंग किया है उसको आप राइट ऑफ मत करिएगा प्लीज। नवाज ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, जो स्पेशली उसने केन विलियमसन को जो बोल्ड मारा ना, वो वहां से इनिंग न्यूजीलैंड की बिल्कुल पलट गई। वरना ये स्कोर 170 175 तक चला जाता तो चेस करने पाकिस्तान को मुश्किल होता और हम यहाँ पे बैठ करके कुछ और बातें कर रहे होते। तो पाकिस्तान को सलाम है और इसी टीम के साथ आप स्टिक रहिए। मैं फिर से फैंस को यही बोलूंगा, बॉस ये टीम जो आपकी बन गई है, या देखिए अब मैं आपको जो पहले की लेके चलता हूं। आज से 10 साल पहले, 8 साल पहले जब पाकिस्तान टीम खेला करती थी ना, तो ये क्वेश्चन उठता था कि बॉस ऊपर वाले विकेट गिर जाते हैं तो मैं नीचे, मिसबाह उल हक का यही स्टेटमेंट होता था कि ऊपर के विकेट गिर जाते हैं तो मैं नीचे आता हूं 4-5 पे बैटिंग करने, मेरे पे इतना प्रेशर होता है, इतना वो होता है कि मैं इनिंग देखूं कि रन रेट को सुधारूं। ठीक है, ये स्टेटमेंट हुआ करता था। ऊपर से विकेट गिर जाते हैं, ऊपर से विकेट गिर जाते हैं, ऊपर से विकेट गिर जाते हैं। तो पाकिस्तान ने इस चीज को अब नलीफाई कर लिया, करेक्ट कर लिया। अब ऊपर से विकेट नहीं गिरते और ऊपर से आपको एक बेस तैयार होकर के मिलता है ताकि नीचे वाले प्लेटफॉर्म उसको यूज करे। लेकिन नीचे वाले अभी वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि हमको कैसे खेलना है, क्या खेलना है, क्या मेरा रोल है, मेरे को किस तरीके से जाना है। अब ये प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस दे दिया गया है कि बॉस आप ही हो और आप ही खेलोगे। तो अब धीरे धीरे कोई ना कोई निकल रहा है, कभी शादाब निकल जाते हैं, तो कभी नवाज अच्छा करके निकल जाते हैं, तो कभी शान मसूद आपका खेल करके अच्छा चला जाता है। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, ये डिफाइन करनी पड़ती है। तो पाकिस्तान जब पहले स्ट्रगल करता था कि बॉस आपके 25 रन पे 3 विकेट गिर गए हैं, 25-50 रन पे 4 विकेट गिर गए हैं, तो मिसबाह उल हक नीचे आकर के, या उनके साथ असद शफीक हुआ करते थे, या उनके साथ नीचे कभी सरफराज अहमद हुआ करते थे, ये लोग इनिंग बिल्ड करते थे और टीम का टोटल 220 210 तक लेके जाते थे। 50 ओवर की बात कर रहा हूं मैं, 210 220 लेकर जाते थे वहां पर, फिर पाकिस्तान हार जाता था। तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी तो यही बात होती थी मिसबाह उल हक करके कि बस ऊपर से नीचे विकेट गिर जाती है तो मेरे को इनिंग खेलना पड़ता है। तो ये चीज को पाकिस्तान ने आइडेंटिफाई किया और आपको एक अच्छा ओपनर दिया कि आप ऊपर से विकेट नहीं गिरते हैं।
जो क्रिटिसाइज करते हैं ना पाकिस्तान को कि यार ऊपर वाले इतना रन ही नहीं बनाते हो, बॉस आपके 10 साल पहले देखो तो सही, आपका खेल कैसा था, ऊपर का कोई नहीं चलता था। फिर नीचे मिसबा उला करके बोलते थे कि बॉस हम लोगों को ऊपर से स्टैंड नहीं मिलता, ऊपर से स्टैंड नहीं मिलता। अब हाँ, ऊपर से आपको स्टैंड मिल रहा है तो आप उनको स्टैंड मिलने की वजह, आप उनको प्रेस करने की वजह से आप उनको क्रिटिसाइज कर रहे हो, ये स्लो खेलते हैं, इनकी वजह से हमारे को ओवर खत्म हो जाते हैं। तो मतलब क्या चाह रहे हो कि आप जल्दी आउट होकर चले जाएं और नीचे वाले फिर कंसोलिडेट वाले इनिंग खेलते रहें? आपके सामने रिजल्ट है ना। जिस मैच में बाबर आजम और रिजवान दोनों जल्दी आउट हो गए, उस मैच में शान मसूद ने हाफ सेंचुरीज बनाई और दोनों मैच वो पाकिस्तान हारा, क्योंकि ऊपर वाले ने रन नहीं बनाया, ऊपर वाले नीचे वाले को पता ही नहीं कि कैसे खेलना है। तो जितनी जल्द से जल्द यहाँ पे मैनेजमेंट का काम होता है कि उनको रोल्स दे। आपके पास यूसुफ योहाना है, सॉरी मोहम्मद यूसुफ है, सकलीन मुश्ताक है, बॉलिंग कोच आपके शॉन टेट हैं, उसके बाद अभी तो जुड़ेंगे आपके मैथ्यू वेडन भी जुड़ेंगे एज ए मेंटर फॉर T20 वर्ल्ड कप। तो ये उन लोगों का काम है कि उनको नीचे से पुश करना और उनको रोल बताना कि आपका रोल क्या है। अगर जैसे रिजवान और आपका बाबर अगर कोई पहले आउट हो जाता है और रिजवान बैटिंग कर रहा है वहां पे, तो इफ्तिकार अहमद को आप बोलिए कि भाई आप चार्ज करो और इस प्लेयर से प्रेशर हटाओ, ये अपना वन डबल खेलता रहेगा ताकि जो नीचे वाले प्लेयर हैं उसको खिला सके ये। अगर वहां पे रिजवान आउट हो जाए और इफ्तिकार बैटिंग कर रहा है, उसके बाद फिर आपका आसिफ अली आ रहा है, गेम खत्म हो जाएगा, क्योंकि ना तो आसिफ अली इफ्तिकार को कंट्रोल कर पाएगा, ना इफ्तिकार आसिफ अली को कंट्रोल कर पाएगा। तो एक प्लेयर हमेशा एक चाहिए होता है कि जो मूव कराता रहे। आज बाबर आजम ने वो चीज करके दिखाया कि बॉस वो जब तक खड़ा रहा, मूव कराता रहा, प्रेशर किसी पे नहीं आने दिया, वो सिंगल डबल बीच में एक आध बाउंड्री निकालना, उसके बाद शादाब आया तो शादाब ने अपना पूरा फुल फ्लो इनिंग तेज इनिंग से खेला। तो ये इस तरीके से करना पड़ता है इंटरनेशनल क्रिकेट में, वरना सब कुछ बेड़ा गर्क हो जाएगा। सेम अभी राहुल द्रविड़ ने पूरा एक्सपेरिमेंट कर करके पूरी टीम को तहस नहस कर दिया है। यही राहुल द्रविड़ थे जब कैप्टन बने थे, ग्रेग चैपल ने पूरी टीम को इधर उधर हिलाना चालू किया, उधर उधर करना चालू किया, तो यही लोग बोलते थे यार टीम का पूरा बैलेंस खराब कर दिया है, टीम को किसी को पता नहीं है कि किसका क्या रोल है, किसको कब ऊपर आना नीचे आना, क्या करना क्या नहीं करना, पूरा टीम का पूरा लाइनअप खराब कर दिया है। तो यही चीज आप खुद कर रहे हो राहुल द्रविड़ साहब। किसी को कुछ पता ही नहीं कि मैं खेलूंगा कि नहीं खेलूंगा। यार आप एक क्लियर कट बता दो ना कि दिनेश कार्तिक या ऋषभ पंत में से मेरा क्लियर फेवरेट कौन है, वो मैच खेलेगा। बॉलर हमारे कौन होंगे, वो खेलेगा। बट आप एक केमिस्ट्री लैब बना के चल रहे हो, ये भी खेल ले वो भी खेल ले, तेरे को भी नाराज नहीं करना है, उसको भी नाराज नहीं करना है, यार वो तो मेरे फूफा का लड़का है तो उसको भी मौका देना है, ये तो मेरे चाचा का लड़का है तो उसको भी मौका देना है। ये सब करोगे तो आप नहीं आगे बढ़ पाओगे। इंडियन टीम में सिलेक्ट होने के लिए पहले कितनी जिद्दोजहद करनी पड़ती थी यार, किसी को आसानी से नहीं मिलता था। जब वो प्लेयर बेंच पर बैठता था ना, तब उसको लगता होगा कि यार जिस दिन मौका मिलेगा ना पूरा ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस दूंगा ताकि मेरे को ड्रॉप करने से पहले टीम 10 बार सोचे। तो ये उसके दिमाग में होता था, मौका नहीं मिल रहा, मौका नहीं मिल, जैसे आपको मैं बता रहा था बहुत सारे इवेंट्स ऐसे, सिराज को मौका नहीं मिलता था, मौका नहीं मिलता था, मौका मिलता था, जब मिलना चालू हुआ ऐसा परफॉर्म करके दे दिया। शार्दुल ठाकुर को आज के डेट में टेस्ट मैच से अगर इंडियन टीम बाहर खेल रही है तो शार्दुल ठाकुर को आप ड्रॉप नहीं कर सकते, उसने इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दे दी हैं। पहले वो बेंच पे बैठा करते थे, बीच में फिर अक्षर पटेल आए, उन्होंने इतना तगड़ा, जब इंडिया में आप टेस्ट मैच खेल रहे हो तो उसने इतना तगड़ा परफॉर्मेंस कर दिया कि आप उसको बैठा नहीं सकते। आपको 3 स्पिनर खिलाने हैं तो तीसरा स्पिनर आपके अक्षर पटेल ही होंगे, अपार्ट फ्रॉम रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन। तो ये चीजें करनी पड़ती हैं, लेकिन भाई केमिस्ट्री लैब बनाओगे तो यही परफॉर्मेंस आएंगे। बहरहाल एक सैड न्यूज भी थी, उसको बताना था। डेविड मिलर साहब की जो शहजादी हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रही ड्यू टू कैंसर। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स की उनके बुरे मतलब डेथ समय पे मिलर साहब उनके साथ नहीं थे और उनका इंतकाल हो गया। बट पहले से वो था कि सी इज हैविंग कैंसर एंड सी इज गेटिंग ट्रीटमेंट। बट कितने साल तक और चलेगा, क्या चलेगा, ये किसी को नहीं मालूम था। लेकिन वक्त को और ऊपर वाले की जो भी रहम करम होती है उससे कोई नहीं लड़ सकता। जो होना था वो हुआ।
बट सहानुभूति हमेशा डेविड मिलर के साथ है। वो आज उन्होंने जब ये न्यूज़ ब्रेक किया तो वो हार्टफेल्ट मैसेज था उनके लिए। ही हैज़ ब्रोकन डाउन ऑल्सो समटाइम्स, बट ऐसा भगवान कभी किसी के साथ ना करे, किसी के साथ ना करे, मैं यही दुआ करूंगा। और उनकी जो शहजादी थी, जो जिनको वो स्कट बोलते थे, स्कट आप जहाँ पे भी हो बेटा, वी लव यू ऑल, एंड आपको ऊपर वाला हेवन नसीब करे, और आप जहाँ पे भी रहें और रेस्ट इन पीस के साथ रहें। और हम सभी से मैं यही गुजारिश करूंगा, यही प्रार्थना करूंगा कि उनके लिए जरूर एक 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 दुआ करें, एक प्रेस करें, एक अपने प्रेयर में उनको याद करें कि भगवान ऐसा कभी किसी के साथ ना करे। और डेविड मिलर के साथ और उनके फैमिली के साथ मेरे फुल सपोर्ट है, फुल उनको सहानुभूति है उनके प्रति, कि ऐसा दिन को देखने को दोबारा ज़िंदगी में कभी ना मिले। और इससे आप जल्द से जल्द ओवरकम करें, और जो आप करते आ रहे हैं अपने टीम के लिए, वो काम आप करते रहें। एंड मतलब दिल दुखी होता है इस तरीके से जब इस तरीके की न्यूज़ आती है कि बॉस, डेविड मिलर साहब के पास क्या नहीं होगा, पैसा बहुत है, पैसा, आईपीएल खेलते हैं, वर्ल्ड लीग्स खेलते हैं तो पैसा होगा, शोहरत है, इज्जत है, सब कुछ है, लेकिन आज वो कितना तन्हा और अकेला महसूस कर रहे होंगे, वो वही जानते हैं कि उनके पास आज की डेट में क्या रह गया है। तो क्या कहना है, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ इस मौके पर, लेकिन मैं, मेरी सिंपैथी, मेरी दुआ और मैं उस बच्ची के लिए हमेशा है और रहेगी कि भगवान उसको उनको जन्नत नसीब करे, भगवान उनको हेवन दे, और उनके फैमिली को, स्पेशली उनके मदर को और डेविड मिलर जी को सहानुभूति दे और शक्ति दे कि इस दुख भरी घड़ी में वो जल्द से जल्द ओवरकम करें, और अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए फिर से क्रिकेट खेलते रहें और खेलना चालू करें, उसी इंथुजियाज़म्स के साथ, उसी इनकरेजमेंट के साथ जिस तरीके से वो पहले परफॉर्म करते हुए आ रहे थे। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे आज विदा लेता हूँ। मिलता हूँ कल एक नए एपिसोड पर, जहाँ पर हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया की सेकंड ओडीआई की प्रीव्यू की बात करेंगे। मैच के कैसे एनालिसिस होगा, टॉस का कौन जीतेगा, क्या करना चाहिए, रणनीति क्या होनी चाहिए, और बेस्ट प्लेइंग 11 क्या है। तब तक के लिए आप अपना बिल्कुल बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नए कंटेंट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।